वेलकम अगेन। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन के बारे में कुछ पढ़ा था। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। आई होप फ्रेंड्स वो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आया है। ओके, थैंक यू समझ में आने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। वैसे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने ऑलरेडी सब चीज़ें कवर कर ली है, बट फिर भी एक रीडिंग ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। सो फ्रेंड्स, पॉइंट क्या है? लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था हम आगे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10(3), सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, रेड विद रूल 6, रेड विद रूल 6। ठीक है फ्रेंड्स, या ठीक है, ओके जी। पहली कंडीशन है विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु ceases to satisfy any of the prescribed condition। कंडीशन क्या थी फ्रेंड्स? कि उसकी टर्नओवर एक्सीड कर गई है प्रिस्क्राइब लिमिट से। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या थी? 1.5 CR और 75 लाख फॉर 8 स्टेट्स। 1.5 लाख 1.575 करोड़ is for other than 8 states. Okay. The option exercised by a registered person to pay amount under composition levy shall remain valid so long as he satisfied all the conditions mentioned in the relevant section and rules. For instance, the option to pay tax under composition scheme lapse, friends, वो lapse कर जाएगी from the day on which aggregate turnover of a registered person exceeds the prescribed limit. What is the prescribed limit? It's 1.5 CR for other than 8 states and 75 lakh for the 8 states during the financial year. Okay friends, yeah. अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो कंपोजिशन लेवी ले रखा है और उसके प्रिस्क्राइब लिमिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर उसके लिमिट क्रॉस कर जाती है प्रिस्क्राइब लिमिट से, अगर टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से क्रॉस कर जाती है देन वो कंपोजिशन स्कीम में कवर नहीं होता। देन उसको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करेगा? डिपार्टमेंट को वो इंटीमेट करेगा कि मैं नॉर्मल में आ चुका हूँ, मेरी टर्नओवर एक्सीड कर चुकी है प्रिस्क्राइब लिमिट से। ओके, देन वो रेगुलर टैक्स के हिसाब से टैक्स देगा और टैक्स इनवॉइस भी काटेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, ओके, 9(1) ऑफ CGST एक्ट, ओके, फ्रॉम द डे ही ceases to satisfy any of the condition prescribed the composition levy। any of the condition, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ओके। ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल पर्सन मेड देयर आफ्टर। उसके बाद जो भी सप्लाई करेगा उसके लिए टैक्सेबल पर्सन टैक्स इनवॉइस काटेगा। ठीक है जी, इशू करेगा। फर्दर, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। फ्रेंड्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म का नाम पता है आपको? फॉर्म का नाम, प्रिस्क्राइब फॉर्म का नाम फ्रेंड्स आप नोट डाउन कीजिए प्लीज, CMP04। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप ये आपको इजी रहेगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म है CMP04। विद इन 7 days ऑफ द अक्रेंस ऑफ सच इवेंट। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये पॉइंट नोट करके चलेंगे, मैं क्या बताना चाहूँगी आप समझिएंगे। ओके, 7 दिन के अंदर उसको इंटीमेट करना होगा डिपार्टमेंट को। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 25 दिसंबर को मेरी लिमिट क्रॉस कर गई तो मुझे 26 तारीख से रेगुलर स्कीम पे टैक्स देना है एज पर सेक्शन 9। हम 10 में कवर नहीं होते 26 तारीख से। ओके, अब मैं डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर रही हूँ 31 को। क्या मैं इंटीमेट डिपार्टमेंट को 31 तारीख को कर सकती हूँ ना फ्रेंड्स? विद इन 7 days बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते फिर इसको क्लियर करवाती हूँ और अच्छी तरह से। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच सच विड्रॉल from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in his intimation। ठीक है, उसने 26 तारीख लिख दी, ओके जी। But such date may not be prior to the commencement of the financial year in which such intimation is being filed। फ्रेंड्स समझिए, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चे फंसते हैं, बोलना क्या चाह रहा है पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, लिखवाती हूँ, पढ़ाती हूँ। हाँ जी, ओके। 25 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ
कि मुझे कंपोजिशन से बाहर निकाल दिया गया, मेरी टर्नओवर इंक्रीज हो गई, कोई भी प्रिस्क्राइब लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, ऐसे कंडीशन थी जो कंपोजिशन में बताई गई थी, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाई। ओके जी, तो 26 तारीख से मैं रेगुलर स्कीम में आ जाऊँगी। मुझे इंटीमेट करना है विद इन 7 डेज। मैं 31 तारीख को इंटीमेट कर रही हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन नंबर 2, 25 मार्च को कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरी, कंपोजिशन से मैं बाहर निकल रही हूँ। अब आती हूँ मैं 26 मार्च को क्या हुआ फ्रेंड्स, 26 मार्च से मैं रेगुलर स्कीम में आ गई। अब मैं इंटीमेट कर रही हूँ 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। कर सकती हूँ, विद इन 7 डेज है, मैं कर सकती हूँ फ्रेंड्स, विद इन 7 डेज है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। यहाँ यही बताया गया है कि सच डेट में नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया, 1/4 हो गया, उससे पहले की कोई भी डेट नहीं होनी चाहिए। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लियर है। इस केस में क्या था, इसमें था कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और वो कंपोजिशन से बाहर जाने के लिए मजबूर है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि वो खुद जाना चाहता है, जाओ भाई, किसने किसको रोका है। ओके है। The registered person who intend to withdraw from the composition scheme shall before the date of such withdrawal एप्लीकेशन देना है CMP 04 7 दिन के अंदर अंदर। कॉपी पेस्ट बात फ्रेंड, इफेक्टिव डेट फ्रॉम सच विड्रॉल from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in his application, but such date may not be prior to the commencement of the financial year। okay friends, ये ओके आपको क्लियर है। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज। फ्रेंड्स बोलना क्या चाह रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज ने मना कर दिया है या कुछ ऐसा बोल दिया है कि आपने जो कंपोजिशन स्कीम में थे उसको डिनाई कर रहे हैं कि आप दूसरे स्कीम में ना हो, या फिर कोई आपने गड़बड़ी कर दी है। ठीक है जी, हाँ जी। where the proper officer has reason to believe that the registered person was not eligible to pay tax under composition scheme, यानी कि वो रेगुलर में आ चुका है। आप समझिए चीज़ों को, ऊपर वो खुद ही बाहर जा रहा था रेगुलर से। अब यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट की नॉलेज में ये आ गया कि भाई प्रिस्क्राइब कंडीशन, कोई कंडीशन फुलफिल हो गई और ये रेगुलर में आ रहा है, अब ये कॉम्पोजिशन में रहने लायक नहीं है। लेट सपोज टर्नओवर इंक्रीज हो गई इसकी अब प्रिस्क्राइब लिमिट से। सो प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन है दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट और प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये कुछ गफलेबाजी की है उसने। ही में इशू अ सो कॉज नोटिस टू सच पर्सन। ओके, अपॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस ही shall pass an order either accepting the reply or denying the option to pay tax under composition scheme from the date of such option or from the date of such event occurring such contravention as the case may be। so friends इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि वो डिपार्टमेंट उनको मना कर रही है, अथॉरिटी मना कर रही है टैक्सेबल पर्सन को कि आप कंपोजिशन स्कीम में हो ही नहीं, आपने ये कुछ गलतियां कर दी है तो आप रेगुलर में टैक्स दो हमें। डन है फ्रेंड्स? ओके। इन केस ऑफ, और हाँ इसमें सोकोज नोटिस भी है, तो रिप्लाई देना है, अथॉरिटी ने दिया है सोकोज नोटिस टू द टैक्सेबल पर्सन एंड नाउ द टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू रिप्लाई द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सोकोज नोटिस। इफ डिपार्टमेंट इज एग्रीज विद द रिप्लाई देन ओके, अगर नहीं है तो एक्शन कुछ भी पेनलाइज्ड एक्शन ले सकती है। Next point, in case of the denial of option to pay tax under composition levy by the tax authority, effective date, friends समझिए please, effective date of such denial shall be from the date including any retrospective date, यानी कि आप समझिए इतनी सी बात कि आज डिपार्टमेंट उसको शोकॉज नोटिस दे रही है कि आपकी तो लायबिलिटी 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, आपकी लायबिलिटी 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन आपने हमसे बात छुपाई। ठीक है जी, ओके। तो कब से मानी जाएगी डिनाइल? 1 साल पहले से। ओके, इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटीज। ओके, हाउएवर सच इफेक्टिव डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। ये डेट उस डेट से पहले नहीं होनी चाहिए जब जिस दिन उसने गफलेबाजी की है, मतलब डिपार्टमेंट के पास सबूत होने चाहिए। इन ईच ऑफ द अबव केसेस सच पर्सन में फर्निश अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ऊपर वाले जो भी केसेस है, कंटेनिंग डिटेल ऑफ द स्टॉक ऑफ इनपुट एंड इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश, जो भी उसके पास ITC वगैरह है, ITC नहीं सॉरी इनपुट्स, स्टॉक जो भी है उसके पास जो भी स्टॉक्स है उसकी डिटेल देनी होगी।
हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द डेट ऑन विच सच ऑप्शन इज विड्रॉल या डिनाई। या तो खुद बाहर आ रहे हैं या डिपार्टमेंट उसको मना कर रही है। ठीक है जी, हाँ जी। 30 दिन के अंदर अंदर देना है फ्रेंड्स। 30 दिन के अंदर अंदर उसको स्टेटमेंट देनी कि उसके पास कितना स्टॉक है। 30 दिन कहाँ से? फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विड्रॉल या फिर डिनाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन availing composition scheme during a financial year crosses the turnover of 1.5 cr, okay, on 9 December. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceed 1.5 cr, that is 9th of December in this case, okay. Next point friends, composition scheme to be adopted uniformly by all the registered person having the same pen. All registered person having the same pen have to opt composition scheme. जी हाँ, सबने लिया है, okay. If one registered person opt for normal scheme, other become ineligible for composition scheme. ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, जी हाँ। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A dealer Champak Lal has 2 offices in Delhi and is eligible for composition levy. Okay. If Champak Lal opts for the composition scheme, both the offices would pay taxes under composition scheme and abide by the condition as may be prescribed for the composition scheme. Okay friends. Composition scheme supplier cannot collect tax, बता दिया था 10(4) है। Composition scheme supplier cannot enter into credit chain, ITC नहीं ले सकता, ये बता दिया 10(4) है। 10(5) क्या था फ्रेंड्स? 10(5) क्या था? Imposition of penalty under section 73 and 74, बोनाफाइड केस और मेलाफाइड केस बताया था आपको, in case of irregular availment of the composition scheme. Okay friends. Example most important है friends, पढ़ते हैं। Taxpayer Tolaram is a manufacturer having one unit in UP, that is called A1, and another unit in MP, that is called A2. Total turnover of 2 unit in a last financial is 115 lakh. 115 lakh यानी कि 1.5 करोड़ से कम था, ओके। 85 lakh A यूनिट का, A1 का, और 30 lakh A2 का। Turnover of unit A1 and A2 in the first quarter of this financial year was 5 lakh and 10 lakh respectively. Compute the amount payable under composition levy. So friends, अगर हम देखें तो ये कौन है? मैन्युफैक्चरर। तो रेट क्या आएगा? रेट मैन्युफैक्चरर और अदर के लिए 1% ही है। 1% ही CGST एक्ट में 1% है ना फ्रेंड्स। टोटल CGST में हाफ परसेंट है, टोटल 1% होगा HGST मिलाकर। ठीक है जी। रेस्टोरेंट सर्विसेज में कितना है? 2.5% फॉर CGST एंड 5% फॉर IGST। ठीक है जी, हाँ जी। यूपी लास्ट ईयर के हिसाब से एलिजिबल तो है 5 लाख और 10 लाख के हिसाब से 15 लाख, 5 का 1% और 10 का 1%, तो ये 15,000 टोटल टैक्स देगा। डन फ्रेंड्स, टोटल टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके डन है। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा कंपोजिशन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्लास प्लस इस क्लास करंट क्लास के कुछ मिनट्स आप लगा कर चलिए तो आपका कंपोजिशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो पॉइंट है मैं उसका एक बैकग्राउंड तैयार करती हूँ पहले आपके लिए। बैकग्राउंड सुनिए पहले। ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट, यहाँ पर आप कंसेशनल रेट लिखिए, यहाँ पर 3%। ये सिर्फ मैं CGST एक्ट की बात कर रही हूँ। IGST एक्ट में वो 6% हो जाएगा, 3 इंटू में 2। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 और सिटी सेंट्रल टैक्स रेट्स डेटेड 7 मार्च 2019। फ्रेंड्स ये किस लिए लेकर आए, किसके लिए लेकर आए, समझिए, बैकग्राउंड देखिए। आपको पता है कंपोजिशन में सर्विस सेक्टर में कौन सी अकाउंट होती है? सिर्फ एक सर्विस सेक्टर, वो भी रेस्टोरेंट। और हाँ, दूसरी सर्विसेज भी है लेकिन उसमें मार्जिनल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मार्जिनल, यानी कि 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर या 5 लाख, विच एवर इज हाइयर। आप उतने तक की सर्विसेज कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं। अब क्या हुआ, लोगों को दिक्कत हो गई। लोगों के पास और भी सर्विसेज है, एक रेस्टोरेंट की सर्विसेज नहीं, छोटे मोटे काम करते हैं लोग, तो उनके पास और भी सर्विसेज है। वो गए डिपार्टमेंट के पास कि जी हम क्या करें, आप हमें बताइए। आपने हमें कंपोजिशन के लायक नहीं छोड़ा, रेगुलर में रेट इतने ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, ITC हमें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको पता है फ्रेंड्स ITC बहुत कम है। ठीक है जी, हाँ जी। अब सिचुएशन क्या हुई, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए एक नोटिफिकेशन के थ्रू कंसेशनल रेट का
पॉइंट लेकर आते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जी हाँ, इसमें क्या है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आप कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, आपके टर्नओवर 50 लाख से कम है, ठीक है जी, तो आप कंसेशनल रेट 3% यूज़ कर सकते हैं। आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना, आपको इनवॉइस करना है बिल ऑफ सप्लाई। हाँ जी, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी लाइन लिखी होगी, कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सिटी ब्रैकेट में आर सेंट्रल टैक्स रेट्स डेटेड 7 मार्च 2019। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ये कंपोजिशन जैसा ही है, लेकिन कंपोजिशन सेक्शन 10 में आता है, उसमें कुछ अलग अलग बातें थी, इसमें कुछ अलग बातें हैं, ठीक है जी। और ये सर्विस, यहाँ पर सर्विस सेक्टर में रेस्टोरेंट की सर्विसेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कंपोजिशन में है। हाँ जी, ओवरव्यू ऑफ द स्कीम पढ़िए। As we have already seen that primarily the composition scheme is available in respect of goods and only one service, namely restaurant service. Only restaurant service. Further, marginal supply of other services is permitted. मार्जिनल सप्लाई, ठीक है जी, हाँ जी, आप समझ गए। अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ कर सकते हैं, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ भी अदर सर्विसेज कर सकते हैं। हाँ जी, मार्जिनल रिलीफ क्या था, मार्जिनल रिलीफ आप ना लिख कर चलेंगे फ्रेंड्स, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, हाँ जी, ओके। हाउएवर अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। आपको समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। उन बेसहारा बच्चों के लिए है ये, जो रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं देते लेकिन सर्विसेज देते, लेकिन टर्नओवर कितनी है, 50 लाख से कम। अब आगे बढ़ते हैं। In order to provide benefit to such suppliers, a scheme to pay tax at a concessional rate has been formulated primarily for small service provider like salon stylist, tailors, okay, who are not otherwise eligible for composition scheme. This scheme is contained in notification number 2/2019. Okay. This notification provides an option to a registered person whose aggregate turnover in a preceding financial year is up to 50 lakh and who is not eligible to pay tax under composition scheme to pay tax at the rate 3%. इफेक्टिव रेट क्या होगा फ्रेंड्स, 6%। CGST एंड SGST या UTGST on first supplies of goods and or services up to an aggregate turnover of ₹50 lakh made on or after 1st of April in any financial year, subject to specified condition, subject to स्पेसिफाइड कंडीशंस। हाँ जी, कंडीशंस क्या क्या है, स्कीम हैज़ बीन इल्यूसाइडेड एट अंडर, ठीक है जी, हु आर द पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बट एलिजिबल फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है, जो एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाईज ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। पढ़ लेते हैं हम इसको। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 lakh and is exclusively engaged, friends, exclusively engaged in supply of services other than restaurant services. I hope ये आपको क्लियर होगा। ओके, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, क्या क्या कंडीशन है। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए प्राइमरीली सेम एज द कंडीशन फॉर अवेलिंग द कंपोजिशन स्कीम विथ फ्यू एक्सेप्शंस है। ठीक है जी, हाँ जी, फ्यू एक्सेप्शंस पढ़ते हैं अब हम। सप्लायर मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज, सप्लाईज जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा, हु इज नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द सेड एक्ट। एनी सप्लाई फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर हो जाएंगे, गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। जबकि कंपोजिशन स्कीम में क्या था, सिर्फ हमें सप्लाई ऑफ गुड्स ऐसी नहीं करनी चाहिए जिस पे टैक्स ही नहीं लग रहा हो। ओके, ये पहला पॉइंट था, ए लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट बी, नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नाइदर ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज। जबकि कंपोजिशन में क्या था, सिर्फ हमारा गुड्स था फ्रेंड्स, सिर्फ गुड्स था, वहाँ सर्विस का नाम ही निशान नहीं था। फ्रेंड्स क्यों नहीं था बता सकते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। रेस्टोरेंट हिल के नहीं जाएगा आपके पास, रेस्टोरेंट अपनी जगह पर रहेगा, तो इंटर स्टेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, नाइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर NRTP, आपको पता है ये वाली बात। ओके, नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS
अंडर सेक्शन 52। ओके, ऊपर वाली बात है, कंपोजिशन वाली बात ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज। मेकिंग सप्लाईज, सप्लाईज इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज of notified goods, namely ice cream and other edible ice, whether or not contain cocoa। ऊपर पढ़ा था, हाँ जी। पान मसाला, हाँ जी। एंड ऑल गुड्स ऑफ चैप्टर 24, ध्यान से 24 के सारे चैप्टर के ले लिए, यानी कि टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबैको भी आ गया। अब ध्यान से पढ़ेंगे कंपोजिशन में क्या था। अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंडीशन इज दैट द सप्लायर शुड नॉट बी एंगेज इन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता ये सब कुछ। यहाँ पर क्या है, सप्लाई भी नहीं कर सकता, सर्विस भी नहीं दे सकता। ओके, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपेंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम। ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ओके जी। रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ बिल ऑफ इनवॉइस, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, ऊपर क्या लिखा था, कंपोजिशन वाला बंदा है, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या, इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है जी, वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा। सच बिल सेल, टॉप पर क्या लिखा होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन है ये, हाँ है। पेइंग टैक्स इन टर्म ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, सेंट्रल टैक्स रेट स्टेटेड 7 मार्च 2019, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ओके, अच्छा जी। 7 तारीख को ये आया, 8 को एक ऑर्डर आ गया इसी चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि क्लैरिफाई कर रहा है दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31(3)(c) ऑफ द CGST एक्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बोल रहा है, शैल ऑल्सो अप्लाई टू अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, यानी कि इनवॉइस में बिल ऑफ सप्लाई के बारे में जो बोला गया तो कंपोजिशन के लिए सेम इस पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ जी। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन्स are having the same pen on supplies by all such registered persons is paid at concessional rate under this notification। अच्छा जी, कंपोजिशन की तरह कॉपी पेस्ट, एक पेन पे जितने पर्सन्स मतलब जितने नंबर्स होंगे उन सबको एक ही स्कीम लेनी पड़ेगी। ओके, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल बी लायबल टू पे, टैक्स तो पे करना ही है, हाँ जी पे करना है, on all outward supplies, हाँ जी, first supplies of goods or services both up to aggregate turnover 50 lakh made on or after 1st of April in any financial year। अच्छा जी, regardless of any exemption, उनको कोई exemption नहीं मिलेगी from the tax available to such supplies on any notification, मतलब 9(1) पे applicable ही नहीं है। ओके, so friends नेक्स्ट पॉइंट 9394 एप्लीकेबल है, हाँ जी। अगर कोई RCM लग रहा है, कोई ऐसी सर्विस या गुड्स वो इनवर्ड में ले रही है जिस पर RCM लगना है, तो फ्रेंड्स इनको RCM पे करना पड़ेगा, हाँ जी, लायबल टू पे RCM। ठीक है जी, हाँ जी। थर्ड पॉइंट, इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट अंडर दिस नोटिफिकेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन, यानी कि फ्रेंड्स कंपोजिशन में जो था ना इंटरेस्ट वाला पोर्शन, एग्जम्प्ट में ये आपकी टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, ये जो एग्जम्प्ट है ये इसमें भी कॉपी पेस्ट है, हाँ जी। फोर्थ, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड ऑफ ITC opt to pay tax under this notification, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic credit cash ledger. Said amount shall be equivalent to the ITC in respect of input held in stock and inputs containing semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods, as if the supply made under this notification attract the provision of section 18(4)। सेक्शन 18(4) में जो लिखी हुई बातें आगे जाकर आपको पता चलेगी। 18(4) बोलता क्या है, 18(4) क्या बोलता है, 18(4) बोलता है कि फ्रेंड्स 18(4) क्या बोलता है, पढ़ेंगे जी हाँ, पढ़ते हैं। 18(4) बोलता है फ्रेंड्स 18(4) हमें कहता है कि पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, हाँ जी थे, अब आप आ गए कंपोजिशन में, हाँ जी आ गए। जब आप नॉर्मल में थे तो आप ITC ले सकते थे, जी हाँ।
कॉम्पोजिशन में तो आईटीसी नहीं ले सकते। जी हाँ, जो आईटीसी आपने ले रखा है आप उसे वापस करिए क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से। डन है फ्रेंड्स? ओके, वापस एक बार फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड ऑफ आईटीसी ऑप्ट्स to pay tax under this notification, he shall pay an amount by way of debit of the electronic credit ledger या फिर कैश लेजर। ठीक है जी। The said amount shall be equivalent to the ITC in respect of the input। अच्छा, ITC कौन सी पेमेंट करनी है हमें? जो हमारे पास इनपुट या सेमी फिनिश्ड में जो इनपुट्स है या कैपिटल गुड्स है या फिर फिनिश गुड्स है, हाँ जी, हमें उस अमाउंट की वैल्यू का ITC निकालना है और उसकी पेमेंट हमने करनी है। आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट द बैलेंस ऑफ ITC इफ एनी लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स। आप समझ रहे हो कुछ? लेट्स सपोज मेरे पास ITC है जो मेरे पोर्टल पे खड़ा है, मैं पहले रेगुलर स्कीम में थी, पोर्टल पे जो ITC है वो 5 लाख है, जबकि मेरा रिवर्स कितना बन रहा है एज पर द स्टॉक और इनपुट्स और फिनिश गुड्स का और सेमी फिनिश्ड का और कैपिटल गुड्स का, जो मैं अगर बचे हुए माल का ITC निकालती हूँ तो वो मेरा बन रहा है, लेट्स सपोज वो 5 लाख था मेरा ITC, अभी बन रहा है मेरा 2 लाख, तो मेरे पोर्टल पे 3 लाख अभी भी खड़ा है, हाँ जी खड़ा है, तो वो लैप्स हो जाएगा। सेक्शन 18(4) एंड रिलेटेड रूल्स हैव बीन डिस्कस्ड, आगे जाकर ITC वाले में मिलेगा। ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट, द CGST रूल्स 2017 एज एप्लीकेबल टू अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम सेल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई, यानी कि थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, मुटेटिस मुटेंडिस होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, अप्लाई टू अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट ना कुछ। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ शेल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन includes the supplies from 1st April, okay, of a financial year to the date from which he become liable for registration under the said act। ठीक है जी, टर्नओवर यहाँ से काउंट होगी, हाँ जी। बट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he become लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, आप समझिए। फर्स्ट सप्लाई बोल रही है बार बार, हाँ जी, तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज या फिर जो भी हम देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबल है या नहीं है, हाँ जी, ऑफ अ पर्सन टू पे टैक्स, कि वो इस नोटिफिकेशन में आ सकता है या नहीं आ सकता, हाँ जी, वो हम काउंट करेंगे 1 अप्रैल से ऑफ अ काउंट करेंगे फ्रेंड्स 1 अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। यानी कि बोलना क्या चाह रहा है ये पॉइंट बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अपनी टर्नओवर को कहाँ से काउंट करना है, 1 अप्रैल से एनी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, या हम आज की डेट में 12 दिसंबर, ठीक है जी। एक चीज़ और है यहाँ पर, आप नॉर्मल कैटेगरी में आने के लिए क्या करेंगे, आप लोग 20 लाख के टर्नओवर चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन लायबल कब होते हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए, 20 लाख की टर्नओवर जब कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड्स 12 दिसंबर को मैं भी नॉर्मल में हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं भी नॉर्मल में हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी लगाइए आप, मैं 1 अप्रैल से काउंट करूँगी 12 दिसंबर तक का टर्नओवर। उसके बाद मैं चेक करूँगी कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, 50 लाख से कम की मेरी टर्नओवर है या नहीं है तो मैं एलिजिबल हूँ इसे लेने के लिए, ठीक है जी, यानी कि ऑप्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में है कि मुझे टर्नओवर कहाँ से चेक करनी है, 1 अप्रैल से लेकर करंट डेट आप जहाँ पर अभी खड़े हैं। ओके, बट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, बट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल हमें 1 अप्रैल से नहीं करना है, हमें तब से करना जब वो लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन से। यानी कि टैक्स कब देना है, टैक्स देना है जब हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, और टर्नओवर कब काम करनी है, 1 अप्रैल से। डन है फ्रेंड्स? ओके, आपको समझ में आ रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत टफ चैप्टर था, बहुत ज़्यादा सेक्शन लगे हैं हमारे, इसके सेशंस हमारे लगे हैं, जी हाँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, मतलब 9(3), 9(4 कहना क्या चाह रहे हैं सब कुछ। आप सबको कंबाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चार्ट देखिए प्लीज़, आपको डिस्क्रिप्शन में चार्ट मिलेगा, आपको पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, समझना कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ चार्ट को देख लीजिएंगे, आई होप कि आपको क्लियर होंगे हर चीज़ें।
जी फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक कोशिश करेंगे कि हमारे बाकी चैप्टर्स का एक रिवीजन भी मिले आपको, एक रिविजनरी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।